बहुत आपने इंतजार किया सर, और आपके धैर्य को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आप आइए और अपने भाषण से अभिभूत करिए हम लोगों को। बहुत धन्यवाद सर, आइए, स्वागत है आपका। आज आज पूर्वांचल की धरती पर जिला सुल्तानपुर में होली मिलन समारोह में पधारे सभी प्रजापति समाज और अन्य समाज के बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, कुछ देर से पहुंचने के लिए सबसे पहले माफी चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार पूर्वांचल के दौरे पर हूं। परसों गोंडा और बलरामपुर, कल श्रावस्ती और बहराइच में के बाद अयोध्या में कल नाइट स्टे करने के बाद मैं सीधे आप लोगों के बीच में हूं। काफी देर से आप लोग प्रजापति समाज के जो मंच सजाया गया है उसके लिए मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष और पूरे वीरेंद्र भार्गव जी और पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसा मंच सजाया है जो राजनीति से भी प्रेरित है, शिक्षा से भी प्रेरित है, सामाजिक संगठनों से भी प्रेरित है, अन्य विभाग, सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग और डॉक्टर से भी प्रेरित है। ऐसे मंच के लिए बहुत वंदन, अभिनंदन। नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए सभी सम्मानित जेई साहब, एक्सपीएन साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जी, अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष माता प्रसाद प्रजापति जी, वीरेंद्र भार्गव जी और मंच का सफल संचालन कर रहे भाई, छोटे भाई के लिए स्वागत और सामने बैठे हुए सभी प्रजापतियों के नतमस्तक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, जहां होता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि अभी बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, काफी वक्ताओं को सुन रहा हूँ कि प्रजापति समाज नीचा है, प्रजापति समाज में नेता नहीं है, प्रजापति समाज में अधिकारी नहीं है, प्रजापति समाज किसी स्तर पे नीचा है। ये बात मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन कब तक पिछड़े रहेंगे, कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे? तो मैं 1-2 लाइनों के साथ और बात कहना चाहूंगा। रोने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, मिला है क्या? क्योंकि हक कभी रोने से नहीं मिलते। एक माँ है, वो माँ भी बच्चे को दूध तक पिलाती है जब वो बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। हक मांगने से मिलते हैं, हक छीनने से मिलते हैं, रोने से कभी हक नहीं मिलते। आज पूर्वांचल की धरती पर मेरा 30वां दिन है और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा को कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे ये नया संगठन बना है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ ये नया संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा को सभी जानते होंगे, जिसको माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति चलाते थे, माननीय दयाराम प्रजापति चलाते थे और उसके भी संस्थापक थे श्री राम प्रजापति। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्री राम प्रजापति जी का नाम सुना है? सभी जानते हैं। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स श्री राम प्रजापति को जानता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा को बनाने का काम अगर किसने किया था तो श्री राम प्रजापति जी थे और प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन कुछ घटनाएं हुई, 1989 से वो यात्रा चली थी, 1999 तक वो यात्रा दयाराम प्रजापति, गायत्री प्रजापति, रमेश प्रजापति, श्री राम प्रजापति ने आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए कि 1999
1999 में श्रीराम प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा आप रखो, मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बनाऊंगा। तो जिस धरती में कुरुक्षेत्र का, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, 1999 में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का गठन हुआ। अब ये भूल जाइए कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा कोई नया संगठन है जी। आज उन्हीं श्रीराम प्रजापति ने 1999 कुरुक्षेत्र की धरती पर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का गठन किया था। और यहाँ पर एक हमारे माटी कला बोर्ड के सदस्य बैठे थे, अब चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था तो कौन से संगठन की देन? कितने लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की लड़ाई लड़ी थी तो किस संगठन ने लड़ी थी? शायद जानकारी हो सकती है भार्गव जी को। सन 2012 में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने एक कार्यक्रम कराया था जिसमें राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। सन 2012 में उस राजनाथ सिंह के मुख्य अतिथि थे क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस लगभग 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ में राजनाथ सिंह के सामने हमने 4 मांगे रखी थी। मैं उस कार्यक्रम का गवाह हूं। जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था 1993 में, तब मैं जंतर मंतर पर अकेले पहुंच गया था। उस समय से इस राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रजापति समाज के लिए पीस है। और भी मैं एक्सीएन साहब के साथ और प्रोफेसर साहब के पास बैठा हुआ था। मैं भी पेशी से इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूं, एमएससी फिजिक्स हूं। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की कोर्स पढ़ाता था। लेकिन बाल गोविंद जी बैठे हुए हैं, गौतम भाई बैठे हुए हैं, राणा जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे हमारे वीरेन जी और माता प्रसाद जी बैठे हुए, मुझे कई सालों से जानते हैं। पिछले 4 साल से मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि समाज का दुख देखा, समाज का दर्द देखा, समाज की लड़ाइयां देखी और आज पूरी तरीके से समाज सेवा में। सन 2012 में एक कार्यक्रम कराया था राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में, जिसमें 4 मांगे रखी थी। आप लोगों के बीच में लगभग 600 किलोमीटर दूर, इसलिए राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने क्या किया है और क्या करेगी, क्यों राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के साथ जुड़े, इस पर बात जरूर करूंगा। सब 2012 में एक राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यक्रम कराया था। उसमें पहली मांग रखी थी कि हमारी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा दीजिए। एक बहुत बड़ी मांग है जिसको हम लोग बहुत समय से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने वही मना कर दिया कि ये मांग हम पूरी नहीं कर सकते। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं कर सकते? बोले साहब हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसे पूरी करने के लिए राज्य में भी हमारी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भी हमारी सरकार होनी चाहिए। लेकिन पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। दूसरी मांग हमने रखी, यहाँ पर पूर्वोत्तर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। अभी किसी ने कहा भी था कि 27% आरक्षण की मलाई कुछ जातियों ने खाई। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। 27% की आरक्षण की लड़ाई अगर खाई तो यादव ने खाई, खाई तो मौर्य ने खाई, खाई तो कुर्मी ने खाई, खाई तो जाट ने खाई, खाई तो गुर्जर ने खाई। इसलिए राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, 11 महीने के मुख्यमंत्री रहे थे, आप लोगों को शायद याद होगा, उन्होंने हम पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांटा था। कितने लोगों को याद है? एक्चुअली समस्या यही है। अभी हमारे एक साथी भी कह रहे थे कि हमारे बच्चे उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जिन ग्रंथों में कुछ नहीं मिलता। हमारा संविधान नहीं पढ़ते, हमारा इतिहास नहीं पढ़ते। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को, शायद ही कुछ लोगों को जानकारी है कि राजनाथ सिंह ने पिछड़ी जातियों को 3 भागों में बांटा। का, खा, गा। का, खा, गा। एक्सीएन साहब, प्रोफेसर साहब, अगर वो नियम लागू हो जाता तो ना जाने हमारे कितने IAS होते, कितने SDM होते, कितने DM होते, कितने जूनियर इंजीनियर होते, कितने प्रोफेसर होते, कितने एसोसिएट प्रोफेसर होते। लेकिन उस नियम को भी कोर्ट में जाकर के निरस्त कराने का काम किया।
उन्होंने समूह ख में 5 जातियों का नाम रखा, जिन्होंने मैंने अभी बताया। समूह ख में कुछ जातियों को रखा, का को 5% दिया, खा को 11%, 9% दिया, और गा में हम 17 जातियों को रखा। कौन कौन सी 17 जाति? केवट, मल्ला, कुम्हार, तेली, राजभर, बिंद, निषाद, तुरा, इन 17 जातियों को उन्होंने समूह गा में रखा और 14% देने का काम किया था। लेकिन वो नियम थोड़े ही दिन चला। अगर वो नियम पूरे चल जाता तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता। दूसरी मांग हमने राजनाथ सिंह से यही रखी कि आप इस नियम को जब केंद्र में आ जाए तो पूरी तरीके से मान लेना। उन्होंने वहां पर वादा भी किया था, और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हो गए। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से निकाल दीजिएगा। जो बात है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने क्या किया है और हमें क्यों करना चाहिए, क्या संघर्ष करने हैं, वो बात रखना, और क्या अच्छाई ने किया वो भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आज 9 साल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, राजनाथ सिंह ने आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया। तीसरी मांग, अभी जो हमारे माटी कला बोर्ड के सदस्य बैठे हैं, चले गए, वही मांग हमने रखी कि सर ऐसा करिए, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, हमारा एक माटी कला बोर्ड बना दीजिए, कम से कम इस बहाने हमारा एक मंत्री हो जाएगा और कुछ ना कुछ फंड दे दोगे, और कुछ ना कुछ फंड दे दोगे। तो अभी उन्होंने बताया भी था कि हमें काम करने के लिए लोन मिलता है, लेकिन भाई साहब सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 50 फाइल आज तक पास नहीं हुई है। 50। सच्चाई ये है, मैंने बनाए हुए कम से कम 50 फाइलों का प्रयास किया, आज तक एक फाइल पास नहीं हुई। वहां से पास हो जाती है, लेकिन बैंक वाले भगा देते हैं कि हम लोन नहीं करेंगे। तीसरी मांग रखी थी कि माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये पढ़ाई करना चाहूंगा, उन्होंने उस मांग को 5वें ही दिन मान लिया, और सबसे पहला राज्य बना था उत्तराखंड, वहां पर शोभाराम प्रजापति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का काम किया था। और आपको याद होगा, पिछली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो धर्मवीर प्रजापति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। आज उन्हें राज्य मंत्री बना करके MLC बना दिया गया, और इस समय ओम प्रकाश गोला जी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है और आपके जिले के एक सदस्य भी। ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी। चौथी मांग, मेरा तो गर्व होता है, मेरे मन टीस पे आती है, मेरी छाती खोल जाती है, मेरे खून में रगड़ दौड़ जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं दौड़ता। आज तक किसी भी बड़ी पार्टी ने हमें सांसद का टिकट देने का काम नहीं किया। सांसद बनाने की तो बात छोड़िए, आज तक किसी भी बड़े दल ने हमें सांसद का टिकट देने का काम नहीं किया। चाहे वो सांसद के लिए कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, लेकिन आज तक सांसद का टिकट देने का काम नहीं किया। क्या हम इतने गए गुजरे हैं? क्या हम इतनी संख्या में कम है? हमने यही मांग रखी थी राजनाथ सिंह के साथ कि केंद्र में 2 ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हमें टिकट देना नहीं चाहती, आप टिकट दे दीजिए। उन्होंने भी हमारी इस मांग को रखा था कि हम आपको इस बार जरूर एक टिकट देंगे, लेकिन आज तक टिकट देने का काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने अच्छाई की कि दिनेश भाई प्रजापति है हमारे गुजरात से, उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया है। देखिए, मैं अच्छाई भी बताता जा रहा हूँ, बुराई भी बताता जा रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई। लेकिन साथियों, क्या हम इतनी संख्या में कम हैं? क्या हमारी संख्या इतनी कम है? क्या हम इतने आर्थिक स्थिति खराब है? क्या हमारी ये सामाजिक स्थिति खराब है कि आज तक हमारा लोकसभा में एक प्रत्याशी नहीं हुआ, आज तक हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ? ऐसी मांग को लेकर के राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कुछ लोग गए होंगे, यहाँ पर शायद गए होंगे, निश्चित रूप से गए होंगे, क्योंकि मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, 1995 1989 की बात है, 89 की बात है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में वो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें समाज के पूरे हिंदुस्तान के लोग गए थे, जिसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह मुखर्जी थे। तो इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे वो बरेली का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद का कार्यक्रम रहा हो, चाहे मेरठ की क्रांति पर कई कार्यक्रम हो चुके हैं, मेरठ की धरती पर कई कार्यक्रम हो चुके हो रहे हो।
दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा कि हाँ, ये मैं मानता हूं पिछले 6 सालों से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा थोड़ी ठंडी पड़ी थी, क्योंकि 6 साल, लगभग 7 साल पहले श्रीराम प्रजापति को राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। बहुत पैसे वाले थे, संपन्न थे, लेकिन समाज में निकल के उन्होंने नहीं देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो ले ली, लेकिन कार्य नहीं किया। इसलिए 6 साल राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने संघर्ष का कोई काम नहीं किया है। लेकिन आप लोगों को अब जानकारी मिल गई होगी, आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा पता चल गया होगा कि 28 मार्च से, कितने लोगों को जानकारी है, 28 मार्च से एक पैदल मार्च की योजना बन रही है। योजना नहीं बन रही है, फाइनल हो चुका है कार्यक्रम। 28 मार्च से हम लोग पैदल मार्च करेंगे अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के, जो हमारी मांगे रह गई है। वो पैदल मार्च मेरठ से शुरू होगा, 28 को स्टॉप हम रुकेंगे मोदी नगर से पहले, 29 को हम रुकेंगे गाजियाबाद से पहले, और 30 तारीख को हम जो है शाम को जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे, और 31 तारीख को जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन होगा। और कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा, आप देख लेंगे। अब मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, दारा सिंह प्रजापति। एक ऐसा व्यक्ति, कितने लोगों ने सुना है दारा सिंह प्रजापति का नाम? एक ऐसा व्यक्ति पिछले 4 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। केवल एक्सीएन साहब केवल 4 महीने हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और 10 लाख रुपए अपने पास से भूल चुके हैं। आप जरूर जानते होंगे बसपा में काम किया है आपने। एक ऐसा नेता जिसने डीएम के ऑफिस में खिच्चड़ बांध दिए थे, क्या कोई बांध सकता है? इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक ऐसा नेता जिसने पूरी कचहरी घेर दी थी एक बार। मैं गवा रहा हूं कई कार्यक्रम का गवा रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। एक भी बात मैंने हवा में नहीं बोली है। अगर हवा में बोली हो तो फोन नंबर मेरा मौजूद मिल जाएगा, क्या फोन करके कह देना आपने ये बात हवा में कही थी। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है। मैं पूर्वांचल पर पिछले 3 दिनों से इसीलिए दौड़ रहा हूं, क्योंकि क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। 17 जातियों के आरक्षण की जो लड़ाई माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने लड़ी थी, शुरुआत उन्होंने भी कराई थी इस चीज की, क्या गलत है? आप लोगों को शायद लगता है, कुछ लोगों को, लेकिन एक बार आज ध्यान रखना, आपको याद रखना मेरी बात को, एक बार शामिल तो हो जाने दीजिए 17 जातियों पर। ये जो लाइन बैठी है, आज यहाँ एक भी डीएम नहीं बैठा हुआ है, यहाँ आपको कई डीएम बैठने मिलेंगे। यहाँ पर आज एक भी एमपी नहीं बैठा है, कई एमपी बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पर एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बैठा हुआ है, कई ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पर एक भी जिला पंचायत मेंबर नहीं बैठा हुआ है, यहाँ कई जिला पंचायत मेंबर बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पर एक भी विधायक नहीं बैठा हुआ है, कई विधायक बैठे हुए मिलेंगे। उसका कारण बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। विधायक जी, 84 सीटें, उन 84 सीटों पर कौन लड़ेगा? प्रजापति नहीं लड़ेगा क्या? जब हम अनुसूचित जाति में आएंगे तो प्रजापति इन 84 में कम से कम 20 सीटों पर लड़ेगा, और 20 सीटों पर लड़ेगा तो 10 में जीत कर भी आएगा। उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। 17, उन 17 में कम से कम 6 से 7 सीटों पर प्रजापति लड़ेगा। क्या 2-4 जीत के आएंगे? नहीं आएंगे। अभी हमने एक मेरठ में कार्यक्रम किया था, यहां से भी निमंत्रण भेजा था, फोन भी किया था कि पहुंचने का प्रयास करें। होली मिलन कार्यक्रम था, वहां पर हमने 5 डॉक्टर को बुलवाया, जानबूझ के बुलवाया उन 5 डॉक्टर को मंच पर। उन 5 डॉक्टर को इसलिए बुलाया कि वो डिग्रीधारी नहीं थे कोई भी, लेकिन अपनी डॉक्टरी करके उन्होंने प्रयास किया कि अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बना दे। मैं समझाना चाहता हूं आपको ऐसी में आने का फायदा। उन 5 ने अपनी कष्ट व्यक्त किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हमारे बच्चे 400 से ज्यादा एमबीबीएस में नंबर लेकर आए, लेकिन हमारे बच्चों को एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, और अनुसूचित जाति की कट ऑफ 320 थी। तो सोचिए, अगर हम अनुसूचित जाति में होते तो हमारे बच्चे भी एमबीबीएस करते या नहीं करते? मजबूरी में एक जिलाध्यक्ष है हमारे
बिजनौर के, उन्होंने अपनी बेटी को रसिया भेजा, मजबूरी में भेजा। क्यों? क्योंकि यहाँ करा नहीं सकते थे। एक व्यक्ति, एक डॉक्टर साहब ने हापुड़ के हैं, उन्होंने अपने बच्चे को 1.5 करोड़ में एडमिशन कराया। 400 से ज्यादा नंबर लाने के बाद ये फायदा है अनुसूचित जाति में आने। पढ़ाई फ्री होगी, फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, आपकी यात्रा का पैसा भी फ्री में होगा। ये फायदा है अनुसूचित जाति में आने का। इसलिए मैं एक निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, इस संख्या को कम न समझना। देखिए, बहुत ही सफल कार्यक्रम है आपका। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस टीम के लिए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मुझे पता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति 100 लोगों को लाने की क्षमता लगता है। क्योंकि चूंकि होली मिलन समारोह था, सब लोगों को पता है होली मिलन है, कोई बात नहीं, अगली मिल लेंगे। एक तो यहाँ पर मुझे आने के बाद गुरुवार में पता चला कि शादियों का भी सीजन चल रहा है। हमारी तरफ शादियों का इस समय कोई सीजन नहीं है, लेकिन मैं कल गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में था, वहां भी सब लोगों ने बताया यह शादियों का सीजन चल रहा है। वो भी एक समस्या है ना आने की। लेकिन मैं एक निवेदन करने आया हूं, ट्रेन से आ जाना, किसी तरीके से आ जाना, जिस पर समय हो 28 तारीख को आ जाना। रहने खाने पीने की व्यवस्था आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे की कोई व्यवस्था आपको करनी नहीं पड़ेगी, बस अपने संसाधन से चला आना है। रहने खाने की व्यवस्था राष्ट्रीय प्रजापति महासभा कर रही है। 28 से अगर 31 तक का समय है तो 28 से 31 तक के लिए आ जाना, नहीं तो कम से कम एक दिन के लिए जरूर आ जाना। चाहे 28 को आ जाना, 29 को आ जाना, चाहे 30 को आ जाना, और कभी ना आ पाओ तो कम से कम 31 तारीख को जंतर मंतर पर जरूर पहुंचना। क्योंकि अभी नहीं पीछे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। देखिए, लड़ना सीखिए। लड़ना हमारा समाज नहीं सीखा। संगठन में शक्ति है, ये बात मानता हूं मैं कि संगठन बहुत बनना है। अभी बाबूजी कह रहे थे कि संगठन बहुत बनना है, कि संगठन से बिखराव होता है। बाबूजी बुरा मत मानिए मेरी बात को, जितने संगठन बनना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करें। देखिए किस लिए? क्योंकि हमारे नेताजी कहते थे हमसे, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, बेटा समाज कोई बनता है या नेता कोई बनता है जो चर्चा करता है, खर्चा करता है, पर्चा करता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा, और सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, चर्चा करिए, खर्चा करिए, और पर्चा समय आने पर पर्चा भरिए। आपको तभी विकास होगा। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपको कोई भी समाज नहीं कर सकता। समय बहुत हो गया है, बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा। अभी हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे स्किल डेवलपमेंट। मैं तो एक बात कहता हूं डॉक्टर साहब, क्या कहता हूं, बड़ी 2-3 बातें बड़ी वैसी है मेरी। मैं तो ये कहता हूं इंटर के बाद बच्चे को पढ़ाना ही मत। एक्सीन साहब आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहे हो भाई, ये गलत शिक्षा क्यों देके जा रहे हो। मैं ये कहता हूं इंटर के बाद बच्चे को पढ़ाना मत। क्यों मत पढ़ाना? पढ़ाना बीए मत कराना और एमए मत कराना, कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन करा देना। क्योंकि अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन करा दी तभी बच्चा कामयाब है। क्योंकि अभी एक भारतवर्ष में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट देना चाहता हूं मैं आपको। भारत में एक सर्वे हुआ है, इसमें एक सर्वे रिपोर्ट ये आई है कि भारत में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले 95% लोग, अचंभित हो जाएंगे डॉक्टर साहब, शायद आपने तो पढ़ ली होगी वो रिपोर्ट। भारत में 95% पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग 5,000 की नौकरी करने लायक नहीं होते। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि आज पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कैसे होता है। एनआईटी की बात अलग कह रहा हूं, वहां आज भी पढ़ाई होती है। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, हमारे रोहिलखंड में चले जाओ, आगे कहीं मेरठ में चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास नहीं लगता। बीए और एमए कैसे करते हैं बच्चे? गैस पेपर लाते हैं, एक दिन पहले
शाम को गैस पेपर की पिन खोलते हैं, 5 क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं, हो गया ग्रेजुएट, हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल का चल रहे हैं उसमें देख लीजिए आप, सारे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा रहे होंगे, कितने रुपए में पढ़ा रहे हैं आप समझ सकते हैं। इसीलिए वो सर्वे रिपोर्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटर के बाद अपने बच्चे को ग्रेजुएशन नाम के लिए कराना, साथ में कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन करा देना। कोई भी टेक्निकल, बहुत से टेक्निकल एजुकेशन है जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। वरना एक और मैं बहुत अच्छा बताता हूं, एक डॉक्टर के पास बिठा देना सबसे अच्छा काम लगता है मुझे आज। किसी भी एक डॉक्टर के पास बच्चे को इंटर कराने के बाद किसी भी एक डॉक्टर के पास बिठा देना, एक बच्चा कामयाब हो जाएगा। 2 बातें और बड़ी अचंभित करने वाली मैं और कहता हूं, क्योंकि मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ भी खूब बोलता हूं, मंचों से बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। सक्रिय राजनीति भी करता हूं। कुछ लोग कहते भी हैं तुम सक्रिय राजनीति करते हो, राजनीति में सफल नहीं हो पाओगे, इतना पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ बोलोगे तो। मैंने, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे समझाने से अगर मेरे समाज के 10 लोग 20 लोग सुधर गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं ये एक कहावत कहता हूं मैं कि एक शराबी पिता अच्छा है। फिर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे मेरी बात को सुनकर। एक शराबी पिता अच्छा है, सोच रहे होंगे यार ये कैसी शिक्षा दे रहा है। समझ रहे हैं सर कुछ क्यों अच्छा है शराबी पिता? है किसी के पास जवाब? हो तो बताएं। एक शराबी पिता इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने बेटे से, अपनी बेटी से कभी ये नहीं कहता कि तू शराब पी। कहता है क्या? कहता है क्या? नहीं कहता। लेकिन एक अंधविश्वासी मां, एक पाखंडवादी मां अपने बच्चे में कूट कूट के अंधविश्वास और पाखंड भर देती है ये सच्चाई या नहीं है? इसको एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद में कर। मैं एक उदाहरण देता हूं, सभी जगह उदाहरण नहीं है, मेरे साथ घटित घटना है। एक बार मैं एक गांव में गया, 2 भाई थे, रामपाल और श्यामपाल। रामपाल के 3 बच्चे, श्यामपाल का 1 बच्चा। मैंने इनसे पूछा बच्चे पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो रामपाल को तो यही नहीं पता था मेरे बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा कहाँ पढ़ते हैं? बोले साहब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा गांव में प्राइवेट स्कूल है? बोले है। पढ़ाते क्यों नहीं हो? साहब हम कहाँ पढ़ा पाएंगे, साहब हम कहाँ पढ़ा पाएंगे। मैंने क्यों नहीं पढ़ा पाओगे? तब तक बात अधूरी रह गई। श्यामपाल जी के अंदर की भोले की कमीज दिख गई मुझे। बुरा मत मानिएगा, किसी की आस्था हाथ हो तो। सभी लोगों से निवेदन है, बुरा मत मानिएगा अगर किसी की आस्था हाथ हो तो। भोले की क्या दिख गई? कमीज। मैंने पूछा, क्योंकि सावन गुजर के ही गया था थोड़े दिन पहले। मैंने पूछा क्यों भाई श्यामपाल, क्या कावड़ लेने गए थे इस बार? बोले हाँ भैया गए थे। मैंने कहा कितने लोग गए? बोले 5 लोग गए घर से। भैया आपके यहाँ कावड़ यात्रा होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, होती तो होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि भारत में सब जगह ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो कावड़ यात्रा होती है वो बड़े विचित्र तरीके से होती है। हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध डीजे करा जाएगा, प्रसिद्ध डीजे, फेमस डीजे उस क्षेत्र का, जो भी फेमस होगा। 4-5 गाड़ियां होंगी, किराए की होंगी, सब उन पर डीजे चल रहा होगा और सारे जितने भी व्यसन हैं उनसे होंगे। मैंने पूछा अच्छा ये बताइए 5 लोगों का खर्चा कितना आ गया? तो 5 लोगों का जो खर्चा आया वो 22,000 आया। कितना आया?
22। तो मैंने कहा